हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जीके एरा चैनल पे लुसेंट जीके का संपूर्ण कोर्स प्रारंभ किया गया है और आप सबों को या आप सब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता हो, आपके परीक्षा में सहायक लगता हो कि ये काफी मददगार होगा, तो आप सब निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ेंगे और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। मैं लगातार, जैसा कि ये पहला जो चैप्टर है उसका मैंने डिटेल किया हूं और आगे चैप्टर वाइज ही हम बढ़ते चलेंगे, है ना। ये चैप्टर वाइज ही हम आगे बढ़ेंगे और ये इस जो जीके का प्रोसेस है उसका एक लेवल ऐसा है कि आप कोई भी जीके जीएस का एग्जाम देते हैं उसमें ये मददगार साबित होगा। ओके, तो आज जो का क्लास है उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको परिचय कराएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली सभ्यता, भारत की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, जो एक बड़ा सभ्यता है। किताबों में भी बहुत ज्यादा मैटर है इसमें और परीक्षा के लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। सिंधु घाटी सभ्यता से आप चाहे जो भी परीक्षा दें, निश्चित रूप से प्रश्न रहते हैं। वैसे भी ट्रेडिशनली हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी विषय का जो पहला चैप्टर होता है उससे प्रश्न अवश्य आता है और सिंधु घाटी सभ्यता से भी आते हैं। ओके, तो अब ये इस बड़े सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न कैसे बनेंगे, इस सभ्यता को हम लोग समझेंगे कैसे, इस पर हम विस्तृत चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। ओके, तो आज का क्लास आपका फोकस्ड है सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला चीज है कि आप जानो कि इस सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है ना। ऐसा प्रश्न रहेगा, सर्वाधिक उपयुक्त नाम, है ना। उपयुक्त नाम क्या है इसका, इस सभ्यता का? क्या सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बेटर नाम है, इसका उपयुक्त नाम है, या हड़प्पा की सभ्यता नाम है ना। ये ऑप्शन आपको रहेगा। तो आप ये जानो कि पहले जो विद्वानों ने देखा, जैसे नदी घाटी किनारे सभ्यता विकसित होती है तो लोगों ने सोचा कि भाई ये भी जो सभ्यता है वो सिंधु नदी किनारे विकसित हुआ, इसलिए इसका नाम रख दिया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन कुछ एक वैसे स्थल भी सामने आए जहां सिंधु नदी नहीं बहती है और वहां पर इस सभ्यता के अवशेष मिले, तो इसके नामकरण की समस्या उत्पन्न हो गई कि जहां सिंधु नदी नहीं बहती है वहां भी यह सभ्यता फैला था, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कैसे कह सकते हैं। इसलिए इतिहास में एक परंपरा है कि जिस स्थान का पहली बार पता लगाया गया हो उसके नाम पर सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। और आप सब शायद जानते होंगे कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने हड़प्पा की खोज की। ठीक है, हड़प्पा की खोज की। ओके, तो ये पहली जानकारी हड़प्पा के बारे में। देखो प्रश्न है, एक एक लाइन जो भी मैं बोलूं सब प्रश्न है ना। इसको आप बार बार देखिए, याद करिए, पेन कागज में लिखिए इसको, ये फायदेमंद है आपके लिए। ओके, 1826 में देखो चार्ल्स मैनसन ने हड़प्पा की खोज करी, है ना। तो जैसा मैंने नामकरण का सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, तो इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता इसका सबसे उपयुक्त नाम है ना। हड़प्पा की सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता, ये आप ध्यान रखें। सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता, क्यों, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता आपको, ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में, हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में। पहले तो हमको देखना है कि ये सभ्यता है तो भाई कहां कहां फैला है। 1826 में जानकारी के बाद
है ना, 1826 में पहली जानकारी के बाद भी लंबे समय तक यह उपेक्षित रहा। सिंधु घाटी सभ्यता लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। 1853 में कनिंघम ने फिर देखा, कब देखा, जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था और हड़प्पा से बहुत सारी ईंटों को लाकर इस्तेमाल किया गया। फिर भी किसी ने नहीं विचार किया कि यहां एक धरती के नीचे एक बहुत बड़ी सभ्यता दबी हुई है ना। आगे चल के जब जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर निदेशक नियुक्त हुए, तब खुदाई का कार्य शुरू हुआ और 1921 में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की गई। मतलब यह सभ्यता प्रकाश में आना प्रारंभ हुआ 1921। कहने का मतलब कि 1826 में जानकारी हुई, बट 100 साल लग गए इस सभ्यता को प्रकाश में आने में। 1921 से जानकारियां शुरू हुई, नियर अबाउट 100 ईयर, 100 साल लग गए। जॉन मार्शल जब भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक नियुक्त हुए, तो फिर दयाराम साहनी के नेतृत्व में यहां की खुदाई कार्य शुरू हुआ और धीरे धीरे यह सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। यह संपूर्ण सभ्यता प्रकाश में आ गया। आज के समय में इस सभ्यता से संबंधित लगभग 1500 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। 1500 साइट से अधिक अध्ययन किया जा रहा है ना, जहां से इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हमारी ये जो सभ्यता थी वो तीन देशों में इसका विस्तार है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, है ना। 3 देशों में ये विस्तृत था। तो मैं आज के क्लासों में आपको हड़प्पा सभ्यता से रूबरू करा रहा हूं, हड़प्पा सभ्यता के एरिया को बता रहा हूं, हड़प्पा सभ्यता का बॉर्डर को बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप समझिए, है ना, और ऐसा समझिए कि वो याद भी हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताया कि हमारी सभ्यता जो विस्तृत थी वो 3 देशों में कौन कौन आप देख सकते हैं। यहां पर मैप भी बनाया हुआ है, मैप भी मैंने उसको यहां पर डिजाइन किया हुआ है। आप देखो, पूरी तरह से आपकी तैयारी कभी भी कमजोर ना हो, है ना। तो आप देखो यहां पर पहले ऊपर से देखते हैं हम लोग, है ना। ऊपर से आप लोग देखो पहले, तो अब आप देखिए यहां पर देखो, ये जो लाइन है ये भारत का बॉर्डर है ना, ये भारत है आपका। ये बीच में जो आपको दिख रहा है, ये बीच में आपका पाकिस्तान है। और फिर ये यहां से ऊपर जो आप देख रहे हैं स्वात काबुल, है ना, काबुल, ये काबुल नदी है, ये काबुल जगह है। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। तो ये काबुल, स्वात, मुंडीगाख, हेलमंड, ये सब इधर फिर अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये सिंधु घाटी सभ्यता हमारा 3 देशों में विस्तृत था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, है ना। अब ये साइट्स देखने से आपको परीक्षा में जो लोकेशन पूछता है वो बताने में मददगार साबित होगा ये, यदि आप इससे देखते हैं। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो फैला हुआ है कहां से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो भारतीय बॉर्डर है ना, भारतीय बॉर्डर है, उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे, या इस सभ्यता का पूरा विस्तार हम लोग देखते हैं कि कहां से कहां तक। तो देखो, इसका उत्तर, इस सभ्यता का जो बॉर्डर भारतीय सीमा में रखा गया है वो है आपका मांडा, है ना, उत्तर में मांडा, सबसे उत्तरी पोर्शन मांडा ये कहां पर है, मांडा देखो, ये मांडा है आपका जम्मू में, है ना। मांडा यहां पर दिख रहा है आपको, देखिए यहां पर मांडा, है ना, ये मांडा आपको जम्मू में पड़ेगा, ये मांडा जम्मू में पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद सबसे दक्षिणी भाग, है ना, दक्षिणी भाग देखिए इंडस सिविलाइजेशन का कहां है आपको, दयमाबाद, ये दक्षिणी भाग है आपका इंडस सिविलाइजेशन का, दयमाबाद, यहां देखो दयमाबाद,
है ना, महाराष्ट्र। तो उत्तर, सबसे उत्तर मांडा, है ना, सबसे उत्तर मांडा और सबसे दक्षिण आपका तैमाबाद। देखो यहां पर मांडा है, यहां तैमाबाद। ओके, उसी तरह से सबसे जो पश्चिमी भाग है हमारा, सबसे पश्चिमी भाग है, वो पश्चिमी भाग आप देखो यहां पर पश्चिमी भाग सुतकागेंडोर, सुतकागेंडोर, यहां पर सुतकागेंडोर, यहां देखिए आप सब, ये सुतकागेंडोर, सबसे पश्चिमी भाग आपका सुतकागेंडोर है ना, सुतकागेंडोर सबसे पश्चिमी भाग। ओके, और इसी तरह से सबसे पूर्वी भाग, ये सुतकागेंडोर जो है आपको बलूचिस्तान में पड़ेगा। सुतकागेंडोर कहां पड़ेगा? बलूचिस्तान में। ये सुतकागेंडोर आपको बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में पड़ेगा, बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान। अब देखो कहां मिस्टेक होता है, कैसे हम लोग पढ़ते हैं किताबों में और पूरी बात को पचा नहीं पाते हैं, है ना। अब ये देखो, अभी इसका पश्चिमी भाग हम बता रहे हैं, सीधा पाकिस्तान टच कर लिए, भारत टच नहीं किए, है ना। भारत तो यही तक ना, तो देसलपुर या रोजदी इसका पश्चिमी भाग होगा भारत में। भारत में यदि पूछे इंडस सिविलाइजेशन का बॉर्डर बताइए, तो इंडस सिविलाइजेशन का बॉर्डर बताने के लिए मांडा हो गया और फिर दैमाबाद हो गया, तो देसलपुर हो गया या रोजदी आप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और उसके बाद फिर इधर जो है आपका आलमगीर, यूपी, आलमगीर, है ना, आलमगीर आपका पूर्वोत्तर भाग हो गया। लेकिन संपूर्ण इंडस सिविलाइजेशन का यदि बॉर्डर करना चाहें हम, तो देखो अब सबसे उत्तर जो इसका है, सबसे उत्तर यदि हम करेंगे तो अफगानिस्तान, ये सोरतुघई करना पड़ेगा। सबसे उत्तर में आपका कौन हो जाएगा? सोरतुघई। ठीक है, सबसे उत्तर में यहां आप देखिए ये सोरतुघई हो जाएगा सबसे ऊपर, जो अफगानिस्तान में है। और उसके बाद आपका दैमाबाद हो जाएगा, महाराष्ट्र वाला पोर्शन हो जाएगा, और फिर सुतकागेंडोर और आलमगीरपुर हो जाएगा, हिंडन, है ना। किताबों में क्या लिखा है ये मैटर नहीं, आपके सामने मैप है ना, आप मैप को देखिए, समझिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, आप उसको कैसे बनाइएगा। भारतीय क्षेत्र, पाकिस्तानी क्षेत्र, अफगानिस्तान क्षेत्र, तीनों क्षेत्र के में जो ये सभ्यता फैला था उसका यदि बॉर्डर करते हैं हम, तो सबसे उत्तर में सोरतुघई है, सबसे दक्षिण में आपको मैंने बताया, सबसे दक्षिण में आपको तैमाबाद है, सबसे पश्चिम में सुतकागेंडोर और सबसे पूर्व में आलमगीर है। ठीक है, यदि भारत के बॉर्डर पर बात करें हम, भारतीय क्षेत्र की बात करें, तो भारतीय क्षेत्र में देखो सबसे ऊपर मांडा मैंने बताया है, मांडा आपको मैंने बताया, यहां सबसे ऊपर मांडा बताया, नीचे दैमाबाद बताया, आपको देसलपुर यहां बता रहा हूं, और फिर आलमगीर बता रहा हूं। ये भारतीय क्षेत्र, ठीक है, ये भारतीय क्षेत्र है। तो इस तरह से देखो इनका प्रसार। अब देखो जितना भी यहां पे स्थल आपको दिख रहे हैं, है ना, जितना भी स्थल आपको यहां पर दिख रहे हैं, अब जैसे मैं कहता हूं कि भाई अब किताबों में रटेंगे क्यों, है ना, इतिहास पढ़ रहे हैं तो रटेंगे क्यों। अब देखो अफगानिस्तान में कौन कौन स्थान, अफगानिस्तान में देखिए मुंडीगाक है, सोरतुघई है ना, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल मुंडीगाक और सोरतुघई कहां है? अफगानिस्तान में। ठीक है, इसको रटना नहीं, याद देखो मैप पे देखो। अब हम लोग देखेंगे भाई पाकिस्तान में कौन कौन स्थान है, तो पाकिस्तान में देखो ढेर सारा, देखो ये सब सरायकेला, यहां पर सरायकेला है, ये पाकिस्तानी क्षेत्र, रहमान ढेरी है ना, मूसा, ठीक है, हड़प्पा देखो यहां पर, हड़प्पा, डाबरकोट, नौशारी, मोहनजोदड़ो, ये सब स्थान आपको यदि दिख रहे हैं तो आप देखो सुतकागेंडोर, कुल्ली, बालाकोट, निंदोवारी, आमरी, चन्हुदाड़ो, अल्लाहदीनो, है ना, कोटदीजी, ठीक है, लोहम जोदड़ो, ये सब पाकिस्तान में। देखो पाकिस्तानी साइट को याद रखिए, है ना, पाकिस्तानी साइट को याद रखिए। तो कहां है ये? पाकिस्तान में। इसको वन लाइनर रटना नहीं है, आप इसको देखिए बार बार, मैप से पकड़िए। अब बाकी भारत में कौन कौन क्षेत्र है, तो भारत में देखो मांडा है, रोपड़ है ना,
भगवानपुरा, बनवाली, कालीबंगा, मिताथल, राखीगढ़ी, हुलास, आलमगीर, हैमाबाद, है ना, इस तरह से। और भी इधर हम बात करेंगे, लोथल वगैरह गुजरात क्षेत्र में है, तो उस पर हम बात करेंगे आपको, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान और लोथल वगैरह है गुजरात में, रंगपुर गुजरात में, है ना, और भी साइड जो छूटे हुए भारत के, उस पर चर्चा करेंगे। तो ओके, तो अब इस तरीके से हम लोग अब इनका विस्तार, एरिया क्या है ना, एरिया क्या है इंडस सिविलाइजेशन का, वो आप देखना, ध्यान रखेंगे। ये पूरा संपूर्ण विकसित क्षेत्र जो है इंडस सिविलाइजेशन, ये संपूर्ण विकसित क्षेत्र जो है इंडस सिविलाइजेशन, है ना, इंडस सिविलाइजेशन, इनका जो है एरिया जो है वो आपको 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इंडस सिविलाइजेशन का क्षेत्रफल है, ठीक है। हाँ, ये अब एक रंगनाथ राव थे, वो डिस्टेंस भी बताए हैं, है ना, ये डिस्टेंस भी बताए हैं। रंगनाथ राव, किसने बताया? रंगनाथ राव ने बताया है कि पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण जो है इनका दूरी जो था वो 1400 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है ना। ये किसने कहा? रंगनाथ राव ने कहा, है ना। तो अलग अलग साइट्स, आज साइट से परिचय मैं करवाना चाहूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और साइट से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, ठीक है, कि कौन स्थान किस देश में है, या देश के किस लोकेशन में है, कौन नदी किनारे है, इस तरह का क्वेश्चन। तो उस साइट को हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे, लिखेंगे नहीं, मैप में देखेंगे और उसको समझेंगे, है ना। तो यहां पर देखो, अब कुछ एक फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे आप देखिए कुछ एक साइट्स, है ना, कुछ एक साइट देखिए यहां पे, ओके। तो यहां पर आपको स्पष्ट दिख रहा है ना। और ये दो स्तंभ तो क्लियर है, सोरतुघई और मुंडीगा की, अफगानिस्तान में, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखिए सिंध प्रांत में, है ना, सिंध में कौन कौन स्थान पड़ रहा है? मोहनजोदड़ो, चन्हूदाड़ो, सब सिंध में पड़ेगा। मोहनजोदड़ो, ये चन्हूदाड़ो, ये भी सिंध में पड़ेगा, ठीक है, सिंध में पड़ेगा। और आमरी कोटदीजी, है ना, आमरी कोटदीजी, ये भी चन्हूदाड़ो सिंध में ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चन्हूदाड़ो, आमरी, ये सब सिंध प्रांत, सिंध में है, ठीक है, सिंध में। अली मुराद भी यहां पर नहीं दिखाया है, अली मुराद, तो अली मुराद भी सिंध प्रांत में ही पड़ते हैं, सिंध में, ओके। देखो ये सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी, यहां पे ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी यहां पे आपको दिख रहा है, सिंधु नदी, सिंधु नदी को आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी, है ना, सिंधु नदी। तो अब आप कह सकते हैं ना भाई, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, लोहमजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, चन्हूदाड़ो सिंधु नदी किनारे, आमरी सिंधु नदी किनारे, ठीक है। तो आप सिंधु नदी को यहाँ पे देखो लोकेट करो, यहाँ सिंधु नदी है ये, ठीक है, सिंधु नदी। यहाँ पर सिंधु की सहायक नदियां जगह जगह पे मिली है ना, ठीक है। अब जैसे अब हड़प्पा करें तो देखो ये रावी नदी यहां से आया हुआ है, देखो ये रावी नदी है, ठीक है। तो हड़प्पा रावी नदी किनारे, हड़प्पा इधर, ये लोकेशन हड़प्पा का बता रहा है, तो हड़प्पा रावी नदी किनारे, हड़प्पा रावी नदी किनारे। उसके बाद हड़प्पा किसमें? पंजाब में, हड़प्पा जो पड़ेगा वो पंजाब में पड़ेगा, है ना, पंजाब में पड़ेगा, और रावी नदी किनारे के हड़प्पा हो गया, है ना, हड़प्पा ही यहां पे दिख रहा है, हड़प्पा। तो ये पंजाब प्रांत में, ओके। हरियाणा क्षेत्र में है राखीगढ़ी बनवाली, ये हरियाणा क्षेत्र का साइट है, ये राखीगढ़ी हो गया, है ना, ये राखीगढ़ी, और ये बनवाली, ये राखीगढ़ी, दोनों हरियाणा में पड़ रहे हैं, ठीक है।
कालीबंगा जो है ये राजस्थान में पड़ेगा, कालीबंगा राजस्थान में पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपका उसके बाद देखो देशलपुर, सरकोटदा, देशलपुर, सरकोटदा, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, है ना, रोजडी, ये सब गुजरात में देखिए, यहां गुजरात में साइट्स आप यहां देख सकते हैं, है ना। धौलावीरा, देशलपुर, धौलावीरा है ये, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा, देशलपुर, सरकोटदा, लोथल, रंगपुर, रोजडी, है ना, ये सब के सब गुजरात में है, ठीक है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है ना। अब देखो ऊपर मांडा आपको दिखाए थे, मांडा आपको दिखाए थे, आप देखो साइड्स का क्वेश्चन एकदम कंप्लीट करिए। मांडा देखिए, मांडा यहां पर है, तो मांडा ये जम्मू में है ना, मांडा जम्मू में है। और ये मांडा किधर है, चिनाब के दाहिने किनारे पर है। चिनाब नदी देखो ऐसे बह के आई है ना, तो चिनाब का राइट साइड होगा आपका, जब डायरेक्शन ऐसे होगा तो आपका राइट साइड, तो चिनाब नदी के दाहिने किनारे में देखो मांडा है, मांडा जगह है, ठीक है, मांडा। ओके, उसके बाद इधर बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है उसमें देखो कौन कौन आएगा, सुद का गेंडोर आ जाएगा, सुद का गेंडोर हो गया, बालाकोट हो गया, ये भी बलूचिस्तान प्रांत में आपको पड़ेगा, है ना, बलूचिस्तान प्रांत में। सोतका को, डाबरकोट, ये यहां हालांकि नहीं दिखाया बट है, सोतका को है, डाबरकोट, डाबरकोट ये है, डाबरकोट यहां पे दिख रहा है ना, डाबरकोट, तो ये बलूचिस्तान क्षेत्र का ये एरिया है। ओके, तो ये इंडस सिविलाइजेशन का ये क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है। और ये प्रश्न आएंगे आपको, इस तरह के प्रश्न आते हैं, है ना, इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे निश्चित तौर पर, इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे कि कौन सा स्थान कहां है, किस राज्य में है। ओके, अब इस हड़प्पा सभ्यता के काल को थोड़ा सा और इसको और सुव्यवस्थित हम लोग करते हैं। ये तो साइट्स हो गए आपके, है ना, साइट से रिलेटेड आप जान गए कि कौन सा स्थान कहां से है, ठीक है। दूसरी बात है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास का चरण, है ना, हड़प्पा सभ्यता विकास के चरण, हड़प्पा सभ्यता के विकास के चरण, विकास के चरण, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। हड़प्पा सभ्यता के विकास के चरण कौन कौन से हैं? तो पहला है कि ये नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में जो ग्रामीण बस्तियां थी वो किन किन क्षेत्रों में, तो पहला है नवपाषाण काल, ठीक है, पहला नवपाषाण कालीन क्षेत्र कौन कौन से हैं, है ना, ये 5500 ईस्वी पूर्व से, नवपाषाण काल ये 5500 ईस्वी पूर्व से आपको 3500 ईस्वी पूर्व के बीच नवपाषाण कालीन स्थल यहां मिलेंगे, नवपाषाण काल, ठीक है, 5500 से 3500 ईस्वी पूर्व, है ना। उसके बाद पूर्व हड़प्पा काल, हड़प्पा के पहले पूर्व हड़प्पा काल, पूर्व हड़प्पा काल, पूर्व हड़प्पा काल 3500 से 2600, 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व, है ना, ये पूर्व हड़प्पा कालीन काल, ठीक है। और पूर्ण विकसित काल जो है, पूर्ण विकसित काल कौन, पूर्ण विकसित काल है आपका 2600 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी, है ना, ये पूर्ण विकसित काल। फिर पूर्ण विकसित काल के बाद फिर पतन का काल 1800 के बाद फिर इसके डिक्लाइन, उत्तर हड़प्पा काल का फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसका कालक्रम, है ना।
कालक्रम। अब यहां पर प्रत्येक काल का है ना, प्रत्येक काल का साइट, जैसे क्वेश्चन आपको रहेंगे कि भाई पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है, पूर्ण विकसित काल में हड़प्पा का कौन कौन सा साइट होता है ना। तो जो मैप में मैं बताने का प्रयास किया आपको, पूर्ण विकसित हड़प्पा काल में तकरीबन 1400 से अधिक या 1500 के आसपास हड़प्पा स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, पूर्ण विकसित काल का, है ना। पूर्व हड़प्पा कालीन साक्ष्य इन्हीं विकसित जो पहले मिलते थे पूर्व हड़प्पा काल के जो साइट्स थे, है ना, या जो पहले नवपाषाण कालीन स्थल थे, वहां भी तो हड़प्पा कालीन विशेषताएं हुई, जो पहले पूर्व काल हुए फिर वही पूर्ण विकसित काल में कन्वर्ट हुए। तो अब वैसा भी प्रश्न आता है कि कौन ऐसा साइट से जहां तीनों काल की विशेषताएं मिलती हो, पूर्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल का, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, है ना। तो आप कॉन्सेप्ट से भी पकड़ सकते हैं कि जो पूरब की ओर जब हम लोग जाएंगे तो उत्तर हड़प्पा का साइट मिलेगा, पश्चिम की ओर हम लोग जब इधर की बात करेंगे, जब पश्चिम की ओर बात करेंगे तो नवपाषाण कालीन साइट मिलेंगे, पूर्व हड़प्पा काल का साइट मिलेंगे, है ना, पूर्ण विकसित काल बीच वाले पार्ट में, और उत्तर हड़प्पा काल पूरब की ओर वाले साइट में उत्तर हड़प्पा कालीन स्थान मिलेंगे, है ना। तो यहां पर ये पूरी हड़प्पा सभ्यता, मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। पहला चीज ध्यान रखेंगे, नगरीय सभ्यता, पहली विशेषता नगरीय सभ्यता। दूसरी बात देशज सभ्यता, यह अपने देश की सभ्यता है, देशज सभ्यता ध्यान रखना है, देशज सभ्यता, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता, ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता, है ना, ये कांस्य युगीन सभ्यता है, हमारा इंडस सिविलाइजेशन कांस्य युगीन सभ्यता है। अपने देश के जो नवपाषाण कालीन लोग थे उन्होंने ही इस सभ्यता का निर्माण किया, है ना, नवपाषाण कालीन लोग ही इस सभ्यता के निर्माता थे, इसलिए ये देशज सभ्यता है। और हमारा एक नगरीय सभ्यता है ना, जो नगरों की विशेषताएं आज हम लोग देखते हैं, जानते हैं, वैसी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलती है। जैसे नगरों की कुछ एक विशेषताएं होती हैं, जैसे नगर व्यवस्थित रूप से बसे होते हैं, इंडस सिविलाइजेशन में थे। नगर की जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी होती है ना, व्यापार वाणिज्य करती है, वैसा सिंधु घाटी सभ्यता में था, व्यापार वाणिज्य की प्रधानता थी, कृषि कार्य की प्रधानता नहीं थी, है ना। कृषि तो सराउंडिंग गांव वाले करते हैं, है ना। तो ये इंडस सिविलाइजेशन। नगर की विशेषता होती है कि वहां पर एक सक्षम प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जिस तरह से निर्माण कार्य है ना, सक्षम प्रशासन का आभास कैसे मिलता है, सक्षम प्रशासन का आभास मिलता है कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों की बनावट एक जैसी है, माप तौल के उपकरण एक समान है ना, क्षेत्र में अलग अलग नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई ना कोई इस सिस्टम को देखता था, है ना, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वहां सक्षम प्रशासन था, सिंधु घाटी सभ्यता में सक्षम प्रशासन था। ओके, तो ये विदेशी या कहा गया है कि नहीं, इंडस सिविलाइजेशन बाहर के लोग वाले आए और यहां पर इस सभ्यता का निर्माण किया, कि उनका तर्क है मेसोपोटामिया वाले लोग हैं, आर्य लोग हैं, है ना, ये सभ्यता का निर्माता। लेकिन तमाम शोध अब ये बात क्लियर है, नहीं, ये हमारी अपनी सभ्यता है और इसका निर्माण हमारे उत्तर पश्चिम के जो नवपाषाण कालीन लोग थे उन्होंने ही इसका निर्माण किया है, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के साइट्स या पहला परिचय आपको मैं इस लेक्चर के माध्यम से दे रहा हूं। अब सिंधु घाटी सभ्यता से नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न और कैसे आएंगे, है ना, इसके प्रश्नों का कैटेगराइजेशन कर देना है। पहला तो साइट हम लोगों ने देखा, साइट कौन से देश में है, कहाँ है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा होता है तो नदी कोस्ट भी आपको ध्यान में रखना होगा, कौन सा जगह किस नदी किनारे है। और इसका एक कॉलम मैं बनाऊंगा आपको कि कौन स्थान से कौन सा साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता से यही मुख्य प्रश्न के क्षेत्र होते हैं,
साक्ष्य कौन स्थान से कहाँ, कौन साक्ष्य किस स्थान से मिला है। ये सिंधु घाटी सभ्यता वाले व्यापार वाणिज्य करते थे, तो बहुत सारे व्यापारिक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, विदेशों से आते थे, तो उनके जहां जहां से आयात होते थे उन आयातित देशों का नाम बद लिखना है, जानना है आपको, है ना, याद रखना है। फिर हम ये सारी विशेषताओं करने के बाद इंडस सिविलाइजेशन के पतन से रिलेटेड की बात करेंगे। ओके, लेकिन ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज आपका यहीं तक लेक्चर होगा और आप इसे देखें, इसका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को अंतिम रूप से अंजाम दें। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबों के साथ, है ना, और इस क्रम में आप साझीदार बने। ओके, धन्यवाद।